दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी 2021 और आज के हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले पीआईबी में जो हमारे लिए न्यूज़ काम की है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पीआईबी में जो पहली न्यूज़ थी, उद्योग मंथन पर वेबिनार का आयोजन किया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा आयोजन किया गया। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दो काउंसिल का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी को QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ QCI से IAS प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऐसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में होते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। अगर उद्देश्य की बात किया जाए तो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए उसी को स्थापित करना, उसी को प्रोत्साहित करना इसका मेन मकसद है। और यह सभी सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रकों को शामिल करता है। कौन? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां क्वेश्चन आपका गलत हो सकता, इट डज नॉट गेट फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट डज नॉट गेट फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी यह भारत सरकार से किसी भी प्रकार का कोई पैसा रुपया फंड प्राप्त नहीं करता है। यानी कि यह सेल्फ सस्टेनिंग है, यानी अपने स्वयं के फंड से अपना ये बंदोबस्त करता है। कौन? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी एक ऐसा संगठन है, NGO यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या किस प्रकार का है? गैर लाभकारी संस्था है। इसके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसके चेयरमैन की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और यह एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन होता है, भले ही उसके चेयरमैन का नॉमिनेशन PM करते हों, लेकिन चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है। दूसरी जो बॉडी संस्था न्यूज में थी वह इंडियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल को लेकर के, इसी को IPC के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह भारत में प्रोडक्टिविटी कल्चर यानी उत्पादकता संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए इसे क्या किया गया? स्थापित किया गया है। यह एक प्रकार का ऑटोनॉमस स्वायत्त मल्टीपार्टाइड कई यानी बहुपक्षीय NGO गैर सरकारी संगठन है जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन समान प्रतिनिधित्व होता है, यानी जो कंपनी लगा रहा एम्प्लॉयर्स का एंड वर्कर्स का, दोनों इसमें एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स संगठन के समान प्रतिनिधित्व इसमें होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दो हमने आज डिस्कस किया, एक QCI और दूसरा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। आगे आइए, PIB में ही अगली जो न्यूज़ थी वो टॉय कैथन 2021 को लेकर के थी। जैसे हैकाथन होता है, उससे टॉय कैथन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये किन मिनिस्ट्री की पहल है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कोई एक मिनिस्ट्री दे दिया जाएगा, या जैसे मिनिस्ट्री आप दे दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ MSME, आपको लगेगा खिलौने बनाने का काम तो यही करती होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा टॉय कैथन का आयोजन इसमें कई मिनिस्ट्री मिलकर कर रही हैं। उनमें से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड
चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वस्त्र यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, अगला मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन की काउंसिल है, ये सब मिल करके इसे टॉय कायथन 2021 को लॉन्च किया गया है। तो यह एक प्रकार का स्पेशल काइंड ऑफ हैकाथन है, जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर यानी छात्र और अध्यापक सभी स्कूलों के, कॉलेजों के और जो डिजाइन एक्सपर्ट हैं वो टॉय एक्सपर्ट और स्टार्टअप्स ये आपस में मिल करके अपने आइडियाज से खिलौनों को, गेम्स को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। और इसमें भारत के स्थानीय कल्चर को ध्यान में रखते हुए खिलौनों का विकास किया जाएगा, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी प्राप्त होगा। अगर बात करें तो यह 9 थीम्स इसमें समाहित किए गए हैं। वो कौन कौन 9 थीम हैं तो जान लेते हैं। पहला भारतीय इंडियन कल्चर है, हिस्ट्री एंड तीसरा, इसी में 3 को मिला करके एक आपका 9 ऐसी थीम हैं, जिनमें पहला इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ इंडिया एंड इथोज को शामिल किया गया है। तो पहला अगर थीम पूछा जाए तो वैसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन 9 मेजर जो थीम हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो पहला है इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ इंडिया एंड इथोज। दूसरा है लर्निंग एंड एजुकेशन एंड स्कूलिंग, ये दूसरी थीम है लिखी हुई। तीसरी थीम जो है सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज है, और चौथी है ऑक्यूपेशन एंड स्पेसिफिक फील्ड, और पांचवी है इन्वायरमेंट। अगर छठी की बात करें तो छठी जो थीम है वो कौन सी है, दिव्यांग। सातवीं है फिटनेस एंड स्पोर्ट, और आठवीं है आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग। 9th सबसे लास्ट रीडिजाइनिंग ट्रेडिशनल इंडियन टॉयज को इसमें शामिल किया गया है। तो इससे आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। अगला देख लेते हैं क्या काम का है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को लेकर के यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को लेकर के PIB में कुछ न्यूज़ थी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया, और जिसमें 2020 के भारत की क्लाइमेट के बारे में कुछ बातें बताई गई। क्या बताया गया, कहा गया कि 1901 के बाद अगर 2020 को हम देखते हैं तो यह 8वां सबसे गर्म साल रहा है। पिछले यानी कहा जाए 120 सालों में तो 2020 जो है वह 1901 के बाद 8वां सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा। अगर यानी 2006 से 2020 के बीच कंपेयर करें तो यानी 15 गर्म सालों में कितने 12 गर्म साल ये 2006 से 2020 के बीच रहे हैं। इनमें से सबसे गर्म दशक की बात की जाए तो 2001 से 2010 ये रहा है, और ये 2011 से 2020 यानी पिछले जो 2 दशक बीते हैं वो गर्म दशक के रूप में बीते हैं। इसके अलावा भारत में 2020 में जो उष्णकटिबंधीय स्टार्म साये जो कि भारतीय सागर में यानी बे ऑफ बंगाल हुआ, अरब सागर जो कि हिंद महासागर का पार्ट है, उनमें उत्पन्न हुए, और ये 5 गर्म उष्णकटिबंधीय यानी क्या रहे हैं, चक्रवात रहे हैं। अब समझ लेते हैं कौन 5 हैं इनमें रहे हैं। तो सुपर साइक्लोनिक इम्फान आया, उसके बाद वेरी सेवर साइक्लोनिक
ये इसमें आपके दो हैं, एक आपका निवार है और दूसरा गति है। उसके बाद सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसमें आपका कौन है, निसर्ग है। उसके बाद अगला साइक्लोनिक स्टॉर्म जो आया वो कौन है, बुरेवी है। अब इसमें आपसे पूछा जाए तो गति एवं निसर्ग ये अरब सागर में पैदा हुए। गति इसको मानचित्र से बना के आपको बता देते हैं, तो ये आपका अरब सागर है। इस अरब सागर में दो चक्रवात पैदा हुए, एक आपका गति है और दूसरा निसर्ग है, निसर्ग। बाकी जो तीन बचे हैं, एम्फान, बुरेवी और आपका कौन, तो आपका निवार, ये कहाँ, ये बे ऑफ बंगाल में पैदा हुए हैं और भारत के पूर्वी तट को प्रभावित किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 चक्रवात में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछा जा सकता। तो गति एवं निसर्ग अरब सागर में उत्पन्न हुए चक्रवात हैं, जबकि बाकी 3 बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न चक्रवात हैं। अगला जो पीआईबी में न्यूज़ थी उसकी बात कर लेते हैं। तो अगला जो न्यूज़ में था कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया है किसका, सेपी सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क लैब, यानी ये कहाँ स्थापित किया गया, तो फरीदाबाद में इसे स्थापित किया गया है। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह भारत में पहली बार हुआ है कि इस प्रकार का कोई, यानी क्या किया गया, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क स्थापित किया गया है। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया और यह विश्व का सातवां होगा। अब यहाँ हमारे लिए ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ स्थापित किया गया, तो फरीदाबाद में। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए सेपी है। सेपी की फुल फॉर्म क्या है, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन सेपी की फुल फॉर्म है और यह एक प्रकार का इनोवेटिव पार्टनरशिप है किसके बीच, तो पब्लिक प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक जो परोपकारी संस्थाएं होती और सिविल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, यानी उन सबको मिला करके यह इनोवेटिव पार्टनरशिप की बात करता है। इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे 2017 में डावोस यानी दावोस जो स्विट्जरलैंड में मीटिंग होती है, वहीं पर इसको 2017 में दावोस स्विट्जरलैंड में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि अगर फ्यूचर में, जैसे अब कोरोना आया हुआ है, तो फ्यूचर में कोई महामारी आती है तो उसके संबंध में वैक्सीन को विकसित करना इसका मेन मकसद रखा गया था। और भारत में जो डीबीटी है, यानी भारत में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसी के द्वारा जो इंडिया सेपी है उसको क्या किया जाता है, यानी इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में हमने आपको बताया था कि इस समय 2021 चूँकि 20 बीत चुका है, तो विभिन्न मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता, पूरे साल में उन्होंने क्या किया उसका रिव्यू दिया जा रहा। तो आज हमने जो उठाया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या उन्होंने अब तक किया उसका रिव्यू उठाया है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। तो पहला पॉइंट वाइज हमने इसमें नोट किए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्या प्रगति हुई है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका है, यानी CDS पद का सृजन किया गया, क्योंकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स 3 सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था। तो इसी कोऑर्डिनेशन को, यानी कोऑर्डिनेशन के लिए एक नया पद बनाया गया जिसका नाम दिया गया CDS की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसके जो पहले व्यक्ति, यानी इस पे पहला जो CDS बने वो जनरल बिपिन रावत को बनाया गया। तो ये पूछा जा सकता CDS है क्या, और आपका पहले जो CDS के पद पर पदस्थापित हुए व्यक्ति वो कौन थे, जनरल बिपिन रावत। दूसरा, जो डिफेंस सेक्टर में अभी तक FDI की अनुमति कितनी थी, 49% थी। इसको इंक्रीज करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कितना, 74% कर दिया गया है। अगला, अन्य DRDO के द्वारा जो कारनामे किए गए उसको अगर देख लेते हैं, तो DRDO ने एक हल्का कम्बैट एयरक्राफ्ट को विकसित किया, उसी का नाम क्या दिया गया,
तेजस नाम दिया गया। इसके अलावा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मल्टी नाम से पता चल रहा कई से क्या किए जा सकते हैं, रॉकेट को एक साथ लॉन्च किया जा सकता है, तो इसका नाम दिया गया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका को भी विकसित किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको आकाश सिस्टम के नाम से जाना जाता, उसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कई कारनामे किए हैं और विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल जो बनाया गया उसी का नाम क्या, अटल टनल नाम दिया गया और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। इसी का नाम अटल टनल रखा गया है जो जम्मू कश्मीर के पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है। पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है। आगे आइए। हाँ, 11th डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला ऑपरेशन संकल्प, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ऑपरेशन संकल्प, चूंकि जब ईरान एवं अमेरिका के बीच खींचातानी होने लगी और कहा जाए कि विवाद उत्पन्न हो गए, तो वहाँ जो भारतीय फंसे हुए थे गल्फ रीजन में, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के देशों में, उनको निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता कि ऑपरेशन संकल्प किसके लिए चलाया गया था, तो ये आपका पता होना चाहिए। अगला ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु जब ये लॉकडाउन लगाया गया तो भारत के जो भारतीय थे वो विभिन्न देशों में फंसे हुए थे, तो कुछ देशों को सहायता, वहाँ के लोगों को तथा भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु भी लॉन्च किया गया, जिसमें 4 कहा जाए INS यानी 4 पोत को स्थापित किया गया। कौन कौन थे? जलस्व था, जलस्व, शार्दुल, ऐरावत, मगर, ये ध्यान रखिएगा। जलस्व, शार्दुल, ऐरावत, मगर, इन 4 को तैनात किया गया और 3 देशों में यानी लोगों को निकाला गया, वहाँ सहायता पहुँचाई गई। वो 3 देश कौन थे? ईरान, मालदीव, श्रीलंका। ईरान, मालदीव, श्रीलंका। तो ये 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि जो INS पोत तैनात किए गए उनका नाम क्या था? जलस्व, शार्दुल सिंह का पर्यायवाची, ऐरावत हाथी का है, मगर यानी आपका मगर और आपका जलस्व। तो ऐसे याद कर सकते हो, जलस्व मतलब जो जल में रहता, मगर तो दो एक साथ हो गए, जलस्व और मगर, और उसके बाद आपका शार्दुल और आपका ऐरावत। तो जलस्व, मगर और आपका शार्दुल, ऐरावत, ये आपका समुद्र सेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत चलाया गया और 3 देशों के लिए चलाया गया, ईरान, मालदीव, श्रीलंका। आगे आइए। मिशन सागर भी इसी श्रृंखला में चलाया गया और मिशन सागर के अंतर्गत INS केसरी को तैनात किया गया। यह हिंद महासागर के 5 देशों में यानी सहायता पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। कौन ये 5 देश हैं? मालदीव है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, सेशल्स है और कोमोरोस है। इन देशों में कौन? मिशन सागर और INS केसरी को तैनात किया गया। और मिशन सागर ये फर्स्ट था और एक मिशन सागर सेकंड भी चलाया गया और उसमें INS ऐरावत को तैनात किया गया था। INS ऐरावत को तैनात किया गया था। तो ये कौन कौन देश थे? तो इनमें आपका जिबूती था, इरिट्रिया था, सूडान था, केन्या था। तो सेकेंड वाले फेज में आपका इरिट्रिया, सूडान, केन्या, जिबूती ये देश शामिल थे। इसके अलावा कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइज भी इसके द्वारा की गई। उनमें कौन है? नसीम अल बहर पूछा जाए तो नसीम अल बहर जो है वो किसके द्वारा, किनके बीच होती? इंडिया और ओमान के बीच जो होती है उसी को नसीम अल बहर के नाम से जाना जाता है। इंद्र नेवी 2020 ये किनके बीच होती है? इंडिया और रसिया के बीच होती है। जिमेक्स जो है जापान और इंडिया के बीच होती, नाम से ही यानी जे से जापान हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है बोंगो सागर 2020। बोंगो यहाँ बांग्लादेश है, तो इंडिया एवं बांग्लादेश के बीच कौन होती है? तो बोंगो सागर होती है।
सिलीनेक्स 2020, तो सिलीनेक्स भारत एवं श्रीलंका के बीच होती है। अगला मालाबार, मालाबार में 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, यूएसए और पहली बार क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ। इसके अलावा सिटमेक्स, तो सिटमेक्स में 3 देश हैं, सिंगापुर, टी से आपका थाईलैंड और इंडिया, 3 देश मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। अगला सिम्बेक्स, इंडिया सिंगापुर के बीच होती है। अगला कई सर्वे भारत के द्वारा यानी आईएनएस के माध्यम से सर्वे किए गए। सेशल्स में आईएनएस दर्शक गया था सर्वे करने और श्रीलंका में आईएनएस जमुना को भेजा गया था। इसके अलावा म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट ये पूछा जा सकता किनके बीच हुआ, तो ये आपका हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये आपका अगला है आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे हर साल कब, यानी 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता, 14 जनवरी को, और ये चौथी बार मनाया गया है। तो ये आपका अगला आईएनएस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसके अंतर्गत यानी कुछ प्लेयर्स के नाम इसमें दिए हुए हैं, उनमें आपको याद रखना संजय कुमार, ये इंपॉर्टेंट है। संजय कुमार को मैक ग्रेगर मेमोरियल अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता कि मैक ग्रेगर मेमोरियल अवार्ड 2020 किसे दिया गया, संजय कुमार को दिया गया है। इसके अलावा फर्स्ट रैंकिंग सीरीज इंटरनेशनल रेस्टलिंग टूर्नामेंट जो हुआ उसमें भारत के 2 यानी जवान इसमें क्या किए थे, इसमें गए थे। उनमें एक का नाम था नवीन और दूसरा नाम था परमजीत। नवीन और परमजीत, इनका संबंध पूछा जा सकता किस खेल से है, रेस्टलिंग से है, कुश्ती से है, रेस्टलिंग से है। अगला मोबाइल ब्रीफिंग सिस्टम सर्वत्र, तो ये पूछा जा सकता मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम जो लॉन्च किया गया, मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया गया। तो पूछ लेगा कि सर्वत्र क्या है, मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम। इसके अलावा एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार जो है अतुल्य पूछा जाए क्या है, तो एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार है। इसके अलावा 3rd जनरेशन हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे ध्रुवास्त्र के नाम से जाना जाता, उसे भी तैनात किया गया। इसके अलावा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार उत्तम पूछा जा सकता, उत्तम क्या है, रेडार है। रेडार 2 अभी डिस्कस किए, एक इसके पहले वाली जो एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार है उसी को अतुल्य के नाम से जाना गया, और उत्तम क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है, इसको उत्तम के नाम से जाना गया। इसके अलावा 3rd जनरेशन हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र फ्लाइट टेस्ट एक किया गया, उसे अभ्यास का नाम दिया गया। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड किया गया एंटी रेडिएशन मिसाइल उसी का नाम रुद्रम दिया गया है। तो पूछा जा सकता रुद्रम है क्या, तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और सबसे लास्ट एरो इंडिया 2021 का आयोजन यानी कर्नाटक के बेंगलुरु में किया जाएगा, और ये कितना होगा, कौन से एडिशन का होगा, 13th एडिशन का होगा, 13th एडिशन का होगा। अब बात करें डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 को की गई थी। तो ये आपका आज का ये डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।